वेलकम टू टुडेज क्लास। आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। ये हमारा लेसन 2 है। इसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज़, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, हम सभी के डेफिनेशन एंड उनको डिटेल में आज समझेंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लिए सबसे ज़्यादा एंड बेसिक फाउंडेशन क्लास है ये लेसन अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो समझ लीजिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही आपका ऑलमोस्ट कवर हो गया। तो सबसे पहले हम बिफोर जाने कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, थोड़ा अगर हम बेसिक समझे, बेयर एक्ट में आप देखिएगा जो सेक्शन 2 है, इसमें हर एक एसेंशियल कंपोनेंट जैसे कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, इन सब का जो है डेफिनेशन दिया है। पर अक्सर बेयर एक्ट से डायरेक्टली समझना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत आसान कर देंगे आज हम आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट को समझना। देखिए आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं, एक एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है। कोई भी एग्रीमेंट अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, जिसको हम लोग वैलिडली लीगली एनफोर्स कर सकते हैं कोर्ट में, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स ऑल एग्रीमेंट्स एक्चुअली वेन एवर दे बिकम लीगल एंड एप्लीकेबल बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए आखिर अब ये समझते हैं तो एग्रीमेंट क्या है। फिर अगर हम एग्रीमेंट समझना चाहेंगे तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा ऑफर क्या है, फिर एक्सेप्टेंस क्या है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अभी हम समझेंगे। सो बिफोर, सबसे पहले भूल जाइए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सबसे पहले समझिए कि शुरुआत कहाँ से होती है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की शुरुआत आती है सबसे पहले एक ऑफर से या फिर प्रपोजल से। तो सेक्शन 2 क्लॉज ए में मेंशन है, इसका लीगल डेफिनेशन क्या है? ए पर्सन शोज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम समथिंग टू गेट द अदर्स एसेंट। एक ऑफर क्या होता है एक्चुअली? एक ऑफर अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये मान लीजिए ये आशिक है और इसने अपने चाहने वाली को प्रपोज कर दिया, एक अंगूठी ऑफर करी कि आई लव यू एंड दिस इज ए डायमंड रिंग आई एम गिफ्टिंग यू। तो ये प्रपोजल है क्या? ये ऑफर है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऑफर और प्रपोजल जब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो यहाँ पे कुछ भी पर्सनल एक्ट्स नहीं उसके अंडर आएंगे। तो हमने जैसे फिल्मों में, कहानियों में पढ़ा है कि ऑफर या प्रपोजल क्या होता है, ये आप भूल जाइए। जब तक उसमें लीगल इंटेंशन ना हो, जिसको लीगली आप कोई एस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंटेंशन, या फिर लीगल आप उसके साथ किसी तरह के बाइंडिंग में जाना चाहते हैं, तब तक वो प्रपोजल नहीं माना जाएगा। जैसे ये सेल्समैन है, अगर इसने किसी को ऑफर किया कि ये 2 लाख की अंगूठी है मैडम, आप खरीदेंगे, तो ये आपके लिए प्रपोजल कहलाएगा। लेकिन किसी ने किसी को प्यार से कहा कि ये अंगूठी आपको पसंद है क्या, ये मैं आपको देना चाहता हूँ, बहुत सुंदर हो, तो ये ऑफर या प्रपोजल नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप की डिफरेंस को समझिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत अगर आपको एक वैलिड ऑफर समझना है क्या है, तो वहां पे ये बहुत जरूरी है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब आप सामने वाले व्यक्ति के अंदर एक लीगल ऑब्लिगेशन लाना चाहते हैं। तो कोई प्रेजेंट दे दिया, गिफ्ट दे दिया, डोनेशन कर दिया, हाँ, ये कभी भी ऑफर के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए। ये तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि इसने ऑफर किया, एक्सपेक्टेशन तो कर रहा था कि ये लड़की इसको हाँ कहेगी, फिर शादी करेगी, बिल्कुल करेगी। मोरल ऑब्लिगेशन है वो, ठीक है, वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लीगल कंसिडरेशन नहीं है। फैमिली इशू, पर्सनल प्रपोजल, इस तरह की चीजें लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। मान लो इस लड़की ने इससे अंगूठी ले भी लिया और फिर बाद में इसने कहा कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, तो ये कोर्ट में जाके जबरदस्ती इनसे शादी नहीं कर सकते हैं, केवल इस बात पे कि इन्होंने अंगूठी एक्सेप्ट कर ली और ये मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस तरह से नहीं एनफोर्सेबल है। लेकिन ये सेल्समैन ने मान लीजिए इनको अंगूठी दी और ये लेडी ने इनसे अंगूठी ले ली और 2 लाख रुपए नहीं दिए, जो कि इसकी प्राइस इन्होंने सेट की थी, तो ये जो है इनका ब्रीच होगा, ये लीगली एनफोर्सेबल होगा, क्योंकि इन्होंने इसको बेचने के लिए लीगल इंटेंशन से इनको ये अंगूठी ऑफर की थी। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके लिए, इसके आगे इसको वैलिड होने के लिए ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस की जरूरत है। तो ये आप समझ लें कि प्रपोजल आखिर क्या है, इसमें लीगल डेफिनेशन आपने समझ लिया, एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर क्या है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। आप वेग ऑफर नहीं दे सकते हैं कि ये अंगूठी ले लो, कितना दाम देना है बता देना, फिर कल दे देना, परसों दे देना, कितना दाम है अभी तो नहीं बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। ये क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। और लीगल इंटेंट अगर आपने नहीं दिखाई कि आपने अंगूठी रख दी और बोला मन तो कर रहा है बेचने का, पता नहीं बेचूंगा या नहीं, अच्छा ले लो पर छोड़ भी दो, ये क्या हुआ? आपने कोई लीगल इंटेंशन नहीं दिखाया, क्लियरिटी नहीं दिखाई, तो उसको भी वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए वैलिड का, विल यू बाय माय कार फॉर रुपीज 2 lakhs। एक बहुत सिंपल वैलिड प्रपोजल है।
आपने किसी चीज को बेचने के लिए ऑफर दिया, कार को, और उसमें आपने उसका दाम भी बता दिया, तो एक सिंपल एक ऑफर है। एक ऑफर या फिर प्रपोजल दोनों ही सेम है। और एक ऑफर जो करता है, जो सामने किसी के सामने ऑफर को रखता है, उसको कहते हैं ऑफरर, और जिसको वो ऑफर करता है उसको कहते हैं ऑफरी। अब आगे हम समझते हैं एक्सेप्टेंस क्या हो गया। सिंपल, उसने जो ऑफरी को, जो उसने ऑफर दिया, जिसको उसने ऑफर किया, उस व्यक्ति को कहते हैं हम ऑफरी। और अगर उसने एक्सेप्टेंस कर लिया, उसको ऑफर को मान लिया, तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाता है। मान लीजिए ये जो है डिलीवरी बॉय है, इन्होंने ये भाई साहब के घर में आके एक बॉक्स दिया पार्सल का, और इन्होंने बदले में उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। डेफिनेशन देखिए, एक्सेप्टेंस occurs when the offeree agrees to the proposal forming a promise। मतलब एक प्रॉमिस कब बनता है, जब एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये भी बहुत जरूरी बात है कि एक टर्निंग ए प्रपोजल इनटू प्रॉमिस वो कौन करता है, वो होता है एक्सेप्टेंस। एक ऑफर सिर्फ अपने आप में ऑफर रहता है, लेकिन जब उसको कोई एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है कि ये प्रॉमिस फुलफिल हो गई है। तो एसेंशियल्स क्या है, ये एब्सोल्यूट होना चाहिए। मान लीजिए डिलीवरी बॉय ने इनको एक पार्सल डिलीवर किया और उन्हें एब्सोल्युटली ले लिया, तो ठीक है। लेकिन अगर बोला ठीक है मैं ले तो लूंगा, पर मन तो नहीं कर रहा है, आप ना इसको लेके जाओ, अभी देखना परसों देना, तो ये अभी भी एक्सेप्टेंस में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अभी भी एब्सोल्युटली उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अनकंडीशनल होना चाहिए। क्लियर कट, अगर किसी ने अपनी गाड़ी बेचने का ऑफर दिया 2 लाख रुपए में ले लो, तो उनको अनकंडीशनली उसको एक्सेप्ट करना है। अगर वो बोलेंगे मैं ले तो लूंगा पर मैं पैसे जो है कम दूंगा, तो वो हो गया काउंटर ऑफर, वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ अभी भी। ठीक है, एक्सेप्टेंस में जो ऑफर किया गया है क्लियर कट शब्दों में सिंपली अनकंडीशनली उसको आपको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना होगा, और साथ में उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कैसे कम्युनिकेट करेंगे, या तो बोल के हाँ ठीक है मुझे आपका डील मंजूर है, या फिर हम इम्प्लाइड भी कर सकते हैं, किसी ने हम कुछ ऑफर किया, हमने उसको ले लिया, लेकर भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हाँ जी हमें मंजूर है। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग तरीके से हम एक्सेप्टेंस को जताते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि टाइमलाइन बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए जस्ट मैंने ऑफर किसी को किया कि आप मेरी गाड़ी खरीद लो, 2 लाख रुपए में मैं आपको दूंगा, और वो फिर बहुत दिन हो गए वो आया ही नहीं, 3 से 6 महीने बीत गए, अब 2 साल बाद आ रहा है, हाँ हाँ, भाई साहब मैं 2 लाख लाया हूँ, दो मुझे गाड़ी। मैं कहा नहीं नहीं अब तो मैं नहीं दूंगा, 2 लाख मैंने कब ऑफर किए थे। एक वैलिड रीजनेबल टाइम बहुत जरूरी है। या फिर अगर मैं टाइम दे दूं कि अभी के लिए, आज के लिए सेल है और मैं बेच रहा हूँ 2 लाख में बेच रहा हूँ, तो आज के लिए ही है वो। तो ऑफर की एक टाइम लिमिट होती है, या तो एक्सप्लिसिटली मेंशन होती है या फिर इम्प्लाइड होती है, रीजनेबल होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे केस, एक लॉ हम लोग बात करेंगे कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। इसमें क्या है, एक्सेप्टेंस जो है थ्रू कंडक्ट भी होता है। अगर कोई किसी को कोई ऑफर देता है और उसको जरूरी नहीं है कि उसको बताना ही पड़ेगा कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, वो अपने कंडक्ट के थ्रू भी जताया जा सकता है। इस केस में देखिए क्या हुआ था, कार्बोलिक स्मोक बॉल जो है एक कंपनी थी, इन्होंने क्लेम किया कि हमारे जो स्मोकिंग बॉल है इसको जो भी इनहेल करेगा, जो भी इसको स्मोक करेगा, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका सर्दी जुकाम भी ठीक होगा और वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को हो भी जाए तो हम 100 पाउंड जो है उनको गिफ्ट देंगे। इतना बड़ा हमने वादा कर दिया आपको। और उन्होंने ये तक कर दिया कि एडवर्टाइजमेंट में ये भी बोल दिया कि हमने देखिए 100 पाउंड तो देना है, इसके लिए हमने 1000 पाउंड अलग से बैंक में जमा करके रख दिए, कि आखिर देखे तो कोई भी अगर क्लेम कर पाता है, तो हमें तो इतना भरोसा है, हमारा स्मोक बॉल इतना बढ़िया है कि कोई क्लेम कर ही नहीं सकता। तो कार्लिल भाई साहब छे इनोसेंट, उन्होंने आराम से इनका स्मोक बॉल लिया, स्मोकिंग करी, और भाई कुछ दिनों में ही हो गया उनको इन्फ्लुएंजा। अब वो चले गए कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के पास 100 पाउंड मांगने। तो कार्बोनिक स्मोक बॉल ने मना कर दिया, कहा कि क्या बात करते हो, अरे मजाक समझते नहीं हो, ये तो एडवर्टाइजमेंट था, ये तो जुमला था। तो कोर्ट में चले गए कार्लिल जी। अब कोर्ट ने सीधा कार्बोलिक जी के अगेंस्ट में जो है यहाँ पे डिसीजन दिया कि आप जो है ऐसे नहीं मना कर सकते हो, क्योंकि आपने क्लियरली वहां पे इंटेंशन बताया था कि आप 100 पाउंड दोगे, और आपने ये कैसे कह दिया उसके लिए हमने 1000 पाउंड भी रख दिया, तो ये तो किसी तरह का छलावा हो गया। आप इस तरह से अभी अपने बात से मुकर नहीं सकते। कार्लिल जी ने डायरेक्टली अपने कंडक्ट के थ्रू एक्सेप्ट किया आपका जो है ऑफर, और उन्होंने आपसे सामान लिया, और बदले में आपने अगर अभी अपने वादे पे आप नहीं मुकरते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट बीच कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक एक्सेप्टेंस कितने अलग अलग तरीके से भी किया जा सकता है। प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस फिर क्या चीज हो गया, देखिए जो हम कहते हैं ना बचपन में कि प्रॉमिस करो कि आप मुझको चॉकलेट ला के दोगे, वो प्रॉमिस नहीं। प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत
थोड़ा अलग है। जब कोई ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है ना, तो वो बन जाता है प्रॉमिस। उस सिचुएशन में ये कहा जाता है कि प्रॉमिस फुलफिल हो गए हैं। ए प्रपोजल बिकम्स ए प्रॉमिस वंस द ऑफर ही सिग्निफाइज देयर एक्सेप्टेंस। जब किसी ने किसी को कोई ऑफर दिया और उस ऑफर ही को अनकंडीशनली, सारे कंडीशन के साथ मानते हुए उस बात को उन्होंने मान लिया। देखिए, जो ऑफर होता है ना, दो प्रकार के होते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि आपको हम ये दे रहे हैं, या फिर आप ये करोगे क्या अगर हम आपको ये देंगे तो। या ऐसा भी हो सकता है आप किसी चीज से एब्सटेंट हो जाओ। जैसे मैंने मान लीजिए ये व्यक्ति ने इन लेडी को कहा कि आप कृपया करके बाजू में जो घर है ना, उस घर को प्लीज आप मत खरीदिए, उसके लिए मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, वो घर मैं खरीदना चाहता हूँ। तो ये इन्होंने ऑफर दिया और इन लेडी ने उसको मान लिया और पैसे ले लिए। तो इन्होंने कुछ, लेडी को कुछ करना तो नहीं पड़ा ना कि मैं जाके घर नहीं खरीदूंगी, तो कुछ ना करना भी करना होता है। तो ऑफर कैन बी फॉर डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग समथिंग। तो किसी चीज से एब्सटेन होना भी एक काम हुआ उस वक्त। तो इसीलिए यहाँ पे क्या गया है कि वंस एन ऑफर सिग्निफाइज देयर एक्सेप्टेंस, तो वो हो जाता है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस फुलफिल हो गई। प्रॉमिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक फ्रॉम विच द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर्म। अब मैं बताता हूँ क्यों। आखिर एक प्रॉमिस नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता, इनफैक्ट एग्रीमेंट भी नहीं होगा। वो अभी हम अगले बार अभी थोड़ी देर में सीखेंगे कि आखिर एग्रीमेंट क्या है और उसमें प्रॉमिस का क्या रोल है। और सेकंड, ये जो मैंने बताया आपको कि कोई भी प्रॉमिस एक्सप्रेसली भी बताई जा सकती है, इम्प्लाइड कैन बी कम्युनिकेटेड वर्बली और कंडक्ट राइटिंग। तो आप भाई कुछ करके या बिना करके, या फिर कार्बोलिक स्मोक बॉल जैसा सीधा उस चीज को खरीद के आप जो है उस प्रॉमिस को फुलफिल कर सकते हैं। अब देखिए, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है? ठीक है, कंसिडरेशन हम नहीं समझेंगे तो अग्रीमेंट भी नहीं समझ पाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है। कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, मतलब किसी चीज के बदले में कुछ। पहले तो हम कोई ऑफर जब देते हैं तो हम कुछ ऑफर करते हैं, और कंसिडरेशन का मतलब है उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, या फिर हम जिसको ऑफर दे रहे हैं जो एक्सेप्ट करेगा उससे हमें क्या मिलने वाला है, वो हमें वापस में क्या देगा देगा या कुछ एब्सटेन होकर नहीं देगा, जो भी है, पर बदले में क्या। समथिंग इन रिटर्न का मतलब है सिंपली कंसिडरेशन। तो सेक्शन 2 उसमें क्लॉज डी में मेंशन है, कंसिडरेशन इज एनी एक्ट एब्सटिनेंस और प्रॉमिस मेड एट द प्रोमिसर्स डिजायर। मतलब जो ऑफरर था, जिसने ऑफर किया, ठीक है, या जिसने प्रॉमिस किया, जब वो एक्सेप्टेंस हो जाता है, तो जिसने इनिशियली ऑफर दिया था उसके क्या डिजायर थे, उसने क्या मांगा था बदले में, वो चीज ही कंसिडरेशन है। मतलब अगर मान लीजिए इन भाई साहब ने पैसा दिया इस सेल्समैन को कि इन्हें कोई एक आइटम चाहिए, और बदले में ये कोई और ही आइटम दे रहे हैं, तो कंसिडरेशन नहीं होगा। इन्होंने जिस चीज के लिए इनको ऑफर दिया, उनको बदले में जो चाहिए था वो चीज अगर आप दोगे तो ही उसको कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन क्या है? ये पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। मान लो हम लोगों ने ऑनलाइन में ऑर्डर कर दिया और हमें बाद में मिलेगा, 1 महीने बाद डिलीवरी आएगी, 7 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, पास्ट फ्यूचर में आएगा, कोई बात नहीं, पर हमने जो है कंसिडरेशन मिल रहा है ना, हमें फ्यूचर में मिलेगा। जैसे हम लोग कई बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें फिक्स डिपॉजिट करते हैं, रिटर्न हमें 1 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा, पर कोई बात नहीं, कंसिडरेशन फ्यूचर में मिल सकता है, प्रेजेंट टेंस तुरंत मिल सकता है, पास्ट में पहले भी मिल चुका था, अब उसके बदले में हम जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ आपने कंसिडरेशन दिया था। तो कंसिडरेशन में जुडिशियल प्रेसिडेंट एक समझ सकते हैं हम लोग, ये केस लॉ चिन्नया वर्सेस रमया। यहाँ पे क्या कहा गया, इवन ए स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में सू इफ ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है, देखिए अभी तक हमने क्या समझा कि दो व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्ति के बीच में नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए, मिनिमम दो व्यक्ति के बीच में होता है। कोई भी प्रॉमिस हम अपने आप से करते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन कहते हैं, क्या वो प्रॉमिस कहलाएगा? नहीं। प्रॉमिस लीगल इंटेंशन के साथ किसी एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के साथ हो सकता है ना, आपस में भी हो सकता है। तो मिनिमम 2 पीपल के बीच में होता है। तो लेकिन जुडिशियल प्रेसिडेंट में देखिए चिन्ना वैसे रमाया में क्या होता है कि एक कंसिडरेशन के लेकर केस था ये। इसमें क्या है, चिन्नामया जो है मदर है, उन्होंने रमैया को एक पार्सल ऑफ लैंड जो है लैंड दे दिया और कहा कि मैं दे तो रही हूँ, बदले में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। बदले में तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा जो भाई है, तुम्हारे भाई को इस लैंड से जो भी रेंट आता है उसका जो एन्युइटी है, एन्युइटी भी आपको अपने भाई को देना है। तो बदले में मैं तुम्हें ये लैंड पूरा दे दे रही हूँ, तो तुम्हें वहां का एक पोर्शन का जो है भाड़ा, रेंट जो समझ लीजिए आप अपने भाई को दोगे। तो रमैया ने क्या किया, ब्रीच कर दिया। रमैया जो है
भाई को भूल गई, माँ ने जो कहा था, जो वचन लिया था वो भूल गई, वो पैसा देने से मना कर दिया। तो रमैया के जो ब्रदर है वो सीधा कोर्ट चले गए कि ये मेरा अधिकार था, मुझे मिलना था कंसिडरेशन, तो मिल नहीं रहा। तो रमैया ने सीधा क्या कहा कि अरे तुम क्यों आ गए बीच में, तुम्हारे साथ मेरा क्या मतलब, तुमसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया क्या, चिन्मय और मेरे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे बीच का प्रॉमिस और जो भी है, पर तुम कैसे मुझे केस कर सकते हो, यू आर नॉट ए वैलिड पार्टी। रमैया ने सीधा बोल दिया। लेकिन कोर्ट ने वहां पे हेल्ड किया कि नहीं, रमैया का जो भाई है एक वैलिड पार्टी है, बिकॉज कंसिडरेशन उसको मिलना था। सो क्या लिखा, इवन ए स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में सू इफ ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी दो व्यक्ति या कुछ पर्सन के बीच में हो, और उसका अगर कंसिडरेशन किसी थर्ड पर्सन को मिलना हो, तो वो भी उसमें पार्टी हो सकता है, वो भी ब्रीच होने पे उस पर सू कर सकता है। तो ये लैंडमार्क जजमेंट है चिन्मय वर्सेस रमैया, मद्रास कोर्ट ने दिया था। इसको आप वैलिडली याद रख सकते हैं। अब हम समझेंगे एग्रीमेंट। देखिए एग्रीमेंट समझने से पहले कितना कुछ समझा हमने, ऑफर समझा, एक्सेप्टेंस समझा, प्रॉमिस किसे कहते हैं समझा, कंसिडरेशन भी पहले समझ लिया। अब एग्रीमेंट में आते हैं। तो एग्रीमेंट क्या है एक्चुअली, देखिए ऑफर आएगा, ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा वैलिडली तो प्रॉमिस बनेगा। प्रॉमिस जो है उसमें अगर कंसिडरेशन रहेगा ना तो एग्रीमेंट बन जाएगा। मतलब अगर हम बदले में कुछ देते हैं, लीगल डेफिनेशन क्या है, एवरी प्रॉमिस, ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, है ना। मतलब हर एक प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिस, एक साथ बहुत सारे प्रॉमिस, अगर उनके अंदर कोई कंसिडरेशन आता है तो वो एग्रीमेंट है, सिंपल है। तो ये हमेशा एनफोर्सेबल नहीं होते, इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट का भी नियम आया। अगर सारे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होते तो कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट हम लोग एनफोर्स नहीं कर सकते। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी पति ने अपने पत्नी को कहा कि सुनती हो, तुम अगर डेली घर का अच्छे से सफाई करोगे और मेरे से प्यार से बात करोगे, हाँ झगड़ा नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें प्रति महीने 500 रुपये दूंगा। तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने वो सारी बात मानी, और पति जी ने 500 रुपये दिए, देते रहे, फिर अचानक से कुछ महीने बाद देना बंद कर दिया। कहा कि अरे तुम्हें मैं 500 रुपये क्यों दूं, तुम तो मेरी पत्नी हो, मैं क्यों पैसा दूं, मेरे को मन नहीं कर रहा देने का। तो क्या उसकी पत्नी डायरेक्टली उसको कोर्ट में जाके कह सकती है कि देखो इन्होंने, मेरी एग्रीमेंट हुई थी और मैंने एक्सेप्ट किया था और मैंने कंसिडरेशन भी दिया, पर मेरे को पैसे नहीं दे रहे। तो वो नहीं हो सकता है कोर्ट में एनफोर्सेबल, क्योंकि मैट्रिमोनियल बात हो गई, आपस की बात है, पति पत्नी का मामला है, नॉट लीगली एनफोर्सेबल। क्योंकि वहां पे लीगल इंटेंशन क्रिएट करने के लिए पति ने नहीं कहा था। ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा। कोई किसी चीज को डोनेट कर रहा है, कोई किसी चीज को, जैसे कोई बच्चा है या फिर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, 19 साल का बेटा है, उसको उसके पिताजी कहते हैं तो अच्छे से पढ़ेगा तो तुझे मैं पैसा दूंगा, स्कॉलरशिप दूंगा, गिटार ला के दूंगा। तो ये सब होते हैं एग्रीमेंट्स, ये मोरल एग्रीमेंट हो गए, लेकिन ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जो कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। जैसे अगर कि माइनर है तो नहीं हो सकता, या फिर एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त जिसके बीच में हुआ था उनमें से किसी कोई नशे में था। तो ऐसे बहुत से सिचुएशन हो सकते हैं जब एग्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हुआ है या ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ है जो कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। और जब तक वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन वो एग्रीमेंट जरूर है। तो कोर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट्स एज एन एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट, है ना। सो सेक्शन 10 में क्या लिखा है, एग्रीमेंट रिक्वायर सेक्शन 10 कंप्लायंस टू बिकम एनफोर्सेबल। इसीलिए एग्रीमेंट को समझने के लिए आपने ध्यान से समझ लिया कि ऑफर क्या है, अगर ऑफर समझ लिया एक्सेप्टेंस क्या है, फिर उसमें प्रॉमिस बन जाता है वो, और प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन लग गया तो वो एग्रीमेंट बन गया। और वही एग्रीमेंट अगर लीगल बन गया, लीगली एनफोर्सेबल बन गया, अगर कोई भी चीज अधिकार बन जाता है ना तो उसका लीगल रेमेडी आ जाता है। ए राइट विदाउट रेमेडी इज नो राइट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक राइट होता है ना, अधिकार होता है। एग्रीमेंट एक अधिकार नहीं होता है। तो राइट तब बन गया जब वो आप कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर उसका ब्रीच होता है। तो वो लीगली कब होगा, कब वो लीगली वैलिड होगा, अब हम उस बात को समझेंगे, है ना। हु कैन एंटर लीगली एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने कहा ना कि एग्रीमेंट है जब उसमें बहुत सारी चीजें लीगल रहेगी तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सबसे पहले तो कंपिडेंसी होनी चाहिए कि जिनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, आर दे लीगल। सबसे पहले तो माइनर जो है लीगली
नहीं है एलिजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के लिए, तो ही शुड नॉट बी ए माइनर। 18 साल या उससे ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, है ना, स्वस्थ ब्रेन होना चाहिए, कोई भी डिजीज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि उस वक्त वो बेहोशी की हालत में था, दवाई ले रखी थी, और क्या कहते हैं नशे में था, या फिर हो सकता है कोई मेंटल डिजीज हो, कुछ भी हो सकता है। अगर वो साउंड माइंड में नहीं है उस वक्त, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या फिर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब मान लो हर्षद मेहता जी थे, उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन किया और सेबी ने उन्हें बोल दिया कि अब आपसे कोई हम इधर नहीं हो सकता, आपको हम बैन कर दे रहे हैं, आपका लाइसेंस रद्द है। तो अब कोई जाके, ये तो डिस्क्वालीफाई ही थे लॉ से, तो अब जाकर उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। या नीरव मोदी, ललित मोदी, या जो फ्यूजिटिव्स है अभी विजय माल्या, इन लोगों के साथ अगर अभी कोई बैंक जाके कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि आप जो है हमसे लोन लो और ऐसा करो, ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो लोग डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। तो लीगली अगर डिस्क्वालिफाइड है तो कर ही नहीं सकते, अगर साउंड माइंड नहीं है तो नहीं कर सकते, और माइनर है तो नहीं कर सकते। ये सब अगर है तो फिर इसके अलावा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लीगली दे शुड बी अलाउड टू बी, दे शुड बी क्वालिफाइड एनफ टू कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आप लोगों को पता रहना चाहिए, मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष। यहाँ पे क्या हुआ था देखिए, दामोदर घोष जो थे वो एक माइनर थे, और माइनर के साथ ये मोहरे बीबी जो है कॉन्ट्रैक्ट में आए, और उन्होंने क्या किया, दामोदर घोष को पैसे दिए और कहा कि ये जो पैसे हैं बदले में आप, दामोदर घोष ने क्या कहा कि आप जो है मेरा घर जो है मॉर्गेज ले लो। अब मोहरी बीबी के जो वकील थे उन्हें पता था कि ये माइनर है, फिर भी उन्होंने उसको पैसे दिए और मॉर्गेज के लिए अप्लाई करवाया। लेकिन दामोदर घोष ने बाद में पलट दिया और कहा कि नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं दे सकता अभी मॉर्गेज, मैं तो बच्चा हूँ, माइनर हूँ, ये कैसे होगा। तो फिर मोहरी बीबी बोलता है, अरे ठीक है भाई साहब, मत दो, मेरे को पैसे दे दो। वो पैसे तो नहीं दूंगा मैं, पैसे तो खत्म कर दिया ना मैंने। तो बहुत बढ़िया, फिर कोर्ट चले गए मोहरी बीबी जी। अब मोहरी बीबी कोर्ट तो गए, लेकिन कोर्ट ने उल्टा क्या कहा, कोर्ट ने कहा देखो तुम्हें पता है ना कि माइनर के साथ नहीं वैलिडली आप जा सकते हो, तो आप बेवकूफ क्यों बन गए, आपको लॉ नहीं पता है क्या। तो आपको पता है ना कि लॉ नहीं पता होना कोई रीजन नहीं होता है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, तो आपको पता रहना चाहिए था। अब दामोदर घोष ने आपके पैसे क्या करे वो उसका मतलब है, पर वो तो चाइल्ड है, हम उसको जबरदस्ती नहीं कह सकते हैं कि आप जो है लॉ के अगेंस्ट में जाके अब अपना घर इसको जो है वापस दे दो, उसको मॉर्गेज दे दो। तो वो आपने उसके साथ जो किया है वो वॉइड अब इनिशियो, मतलब जो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वो बना ही नहीं, क्योंकि वॉइड था, शुरू से ही वॉइड था, अब इनिशियो मतलब शुरू से, तो मतलब ही नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो कोर्ट जो है मोरल ऑब्लिगेशन या मोरालिटी को लेकर नहीं एनफोर्स करवाती है, वो सिर्फ लॉ देखती है, लीगल देखती है। तो लीगल केस, लीगल प्रेसिडेंस क्या बैठा कि दामोदर दोस्त ने कुछ भी उसको रिटर्न में नहीं दिया, ना पैसे दिए, ना अपना घर दिया। मोहरी बीबी जो है अब बुक तो माइनर के साथ तुम डील करोगे तो क्या समझ रहे हो कि ऐसे तो फिर इसका मिस यूज हो सकता है। तो लॉ है, लॉ के अगेंस्ट में नहीं जाया जा सकता। प्री कंसेंट, प्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है अगर वो एग्रीमेंट लीगली वैलिड होने के लिए, ठीक है। फ्री कंसेंट का क्या मतलब है, टू और मोर पर्सन्स एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये बहुत जरूरी है, सेम थिंग एंड सेम सेंस, इन दोनों बात को बहुत अच्छे से समझिए। सेम थिंग मतलब, अब मान लो मैंने जो है किसी को अपना घर दिखाया, आगरा में बैठा था मैं, और मैंने कहा देखो पीछे जो बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग मैं बेच रहा हूँ, वो 2 करोड़ में बेच रहा हूँ, ठीक है। और वो जो भाई साहब थे जो थे वो जापान से आए थे, उन्हें लगा कि मैं ताजमहल दिखा रहा हूँ और मैं 2 करोड़ में वो बेच रहा हूँ। तो सेम थिंग तो नहीं हुई ना। अब वो मान भी गए, 2 करोड़ उन्होंने मुझे दे भी दिया, तो भी वो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि फ्री कंसेंट इसमें जो है सेम थिंग के लिए नहीं थी, उन्होंने किसी और चीज के लिए समझी, मैंने किसी और चीज के लिए, तो ये वाइड हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है होगा ही नहीं, क्योंकि सेम थिंग के लिए हम लोगों ने एक दूसरे को, उसने कंसेंट ही नहीं दिया था। सेम सेंस भी होना चाहिए। मतलब अगर मैंने किसी को कहा कि मैं आपको जमीन का एक पोर्शन भेजूंगा, बेचूंगा, है ना, तो अगर उसने ये सोचा कि मैं जमीन का एक पोर्शन बेचूंगा और साथ में वहां पे हल भी चलाऊंगा, उसने ये अगर सोच लिया, सेंस उसका ये बनता है मान लो, है ना, या ड्राफ्टिंग में हमने कोई भूल चूक कर दी, उसमें सेंस ही कुछ और बन रहा है, तो मतलब नहीं हुआ। तो सेम थिंग सेम सेंस एक ही साथ सब जरूरी है, तब जाके वो फ्री कंसेंट होगा। सेकेंडली, एक और बात बहुत जरूरी है कि कोर्शन नहीं होना चाहिए। मान लो ये जो है किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इनको ये डांट डांट के बोल रहे हैं कि आप इन कंपनी के साथ डील करो, वरना जो है हम आपको बहुत तंग करेंगे, परेशान करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो ये कोर्शन हो गया, ये वैलिड नहीं होगा।
बाद में जो है अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं वो नहीं करेंगे तो कोर्ट इसको खारिज कर देगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब बहुत प्रेशर दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं जमीन भेज दो, बहुत प्रेशर दे रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नेता फोन करके डरा रहा है, धमका रहा है, कह रहा है कि तुम अपना वो जो है डील करो, नहीं तो तुम्हें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, नहीं कर सकते हैं। फ्रॉड कर दिया है ना, फ्रॉड कर दिया, किसी ने चीटिंग कर दिया, बोला कि ये तो बहुत अच्छी जमीन है और ये मेरी है, आप खरीद लो जी, और हमने खरीद लिया, पता चला वो जमीन इनकी है ही नहीं, तो ये फ्रॉड हो गया। तो यहाँ पे भी जो है कंसेंट को नहीं माना जाएगा। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, हमने दिखाया कुछ और बेचा कुछ, मिस रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर मिस्टेक हो गया, भाई मैंने सोचा था ये आपको पसंद है लेकिन आपको तो कोई और ही पसंद थी, तो कहने का मतलब है गड़बड़ हो गया, तो ये मिस्टेक भी नहीं चलेगा। फ्री कंसेंट मतलब फ्री कंसेंट सेक्शन 13 एंड 14 में क्लियरली कहा गया है, कंसेंट विदाउट प्रेशर और डिसिप्शन, कोई भी छल छलावा या प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर आपके कंसेंट में ये सब मिलेगा तो वो जो है लीगल नहीं कहलाएगा, अगर लीगल नहीं है तो फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट रेंडर्स ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। अब ये बहुत जरूरी चीज है, देखिए एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी मतलब एक एक इंसान है, उसने एक और इंसान को ऑफर दिया कि मैं जो है आईफोन 15 बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए में, खरीदोगे? और इसने कहा हाँ हाँ मैं खरीदूंगा सर, तो इन्होंने इनको बेच दिया। लेकिन जब इनको मिला तो वो था आईफोन 14, ठीक है, आईफोन 15 को बोल के आईफोन 14 दे दिया, तो ये तो हो गया डिसेप्शन हो गया ना, इनके साथ तो छलावा हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये अभी कह सकते हैं कि मेरे को पैसे वापस चाहिए, ये तो गलत आपने कर दिया, तो ये फ्री कंसेंट तो मेरा था ही नहीं, मैंने तो 15 के लिए कहा था, 14 दिया, तो मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, तो मैं लीगली ये आपका, मैं इसके अगेंस्ट में जाऊंगा कि आपने जो है इसमें मेरा फायदा उठाया। तो ये कर सकता है, लेकिन ये भी कर सकता है ठीक है 14 भी अच्छा ही लग रहा है मुझे, तो मैं ले ही लेता हूँ, ठीक है, अगर ले लिया तो ये फिर कंसेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या है मतलब है इसका, एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट रेंडर्स ए कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव, मतलब जो एग्रीव्ड है, मतलब जो एक्चुअली भुगत रहा है, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसको कंसेंट एक्चुअली जबरदस्ती ली गई या फिर छलावा के साथ लिया गया, जब उसको पता चल जाता है उस बात में, when he finds it out, तो उस एग्रीव पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो अब उसकी मर्जी है, देखो अब आपको पता चल गया, या तो रिफंड ले लो, केस कर दो, जुर्माना लो, या फिर मान जाओ, अगर मान जाते हो अपनी सहमति से, अपने कंसेंट से, तो अब वो फ्री कंसेंट कहलाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल इंपॉर्टेंस है फ्री कंसेंट में। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ये थर्ड पार्ट है जो कि एक एग्रीमेंट में होना चाहिए उसको लीगल होने के लिए। द मोरालिटी एंड लीगलिटी फिल्टर्स क्या है, देखिए ये कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना, अगर एग्रीमेंट है उसमें कंसिडरेशन होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब एग्रीमेंट मतलब ऑफर एंड ऑफर ही, एंड साथ में कंसिडरेशन होना ही चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ऑफर जो है आपका जो है लीगल है, एंड जो ऑफर ही है वो आदमी भी लीगल है, सब माइनर भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बदले में आप मांग रहे हो उससे वो चीज इलीगल है। अब जो है ये भाई साहब जो है मान लो ड्रग्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, ये इनको पैसा दे रहे हैं और बदले में ये ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये जो चीज है ना ये बैंड सब्सटेंस है, अगर ये ड्रग्स बैंड है तो कंसिडरेशन इलीगल हो गया, तो फिर वो तो इनवैलिड हो गया, तो प्रोहिबिटेड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट्स कैनॉट हैव अनलॉफुल इमोरल और फ्रॉडलेंटिव ऑब्जेक्टिव, किसी को मर्डर करने के लिए मैं किसी को पैसा दे दूं और फिर बोलूं कि इसने पैसा ले लिया और मर्डर नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या लीगली एनफोर्स हो सकता है क्या, उल्टा जेल जाओगे। तो अब अनलॉफुल चीजों के लिए, इमोरल चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो, दैट्स नॉट एक्चुअली ए कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स नॉट लीगली एनफोर्सेबल। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं हो सकता, ठीक है, एग्रीमेंट अपोजिंग सोशल इंटरेस्ट और एथिक्स आर वॉइड। अब मैं 10 लोगों को बोलूं कि आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं कि आप घर जा जाके सबका वीडियो बनाओगे, क्योंकि उससे मेरे को बहुत व्यूज आएगा, हम सबका लाइव ऐसे करेंगे, वीडियो बनाएंगे, सबको तो बिग बाजार बहुत पसंद आता है। अब जो जो लोग बिग बाजार नहीं, क्या होता है वो एक सीरियल आती है ना बिग बॉस, बिग बॉस सब देखते हैं, जो जो बिग बॉस देखते हैं हम उनके घर में जा जाकर उन्हीं का वीडियो बनाएंगे और इंटरनेट में डालेंगे, और सबको फिर हम वो भी दिखाएंगे, मजा आएगा। तो ये क्या हो गया, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में हो गया, हो सकता है इलीगल ना हो, लेकिन ये तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में, आप किसी के भी इस तरह से प्राइवेसी नहीं ब्रीच कर सकते हो, या लोगों को परेशान नहीं कर सकते हो, न्यूसेंस नहीं कर सकते हो,
तो कोई भी चीज अगर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है तो ये पब्लिक पॉलिसी बहुत ही वेग टर्म है, और ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के साथ, केस लॉ के साथ कंटिन्यूसली इवॉल्व होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इवन दो इतने साल पहले बन गया है, लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। समय समय के साथ क्या पब्लिकली वैलिड है, क्या नहीं है, क्या इन्फोर्सेबल है, क्या नहीं है। जैसे अभी डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, नए नए टाइम के साथ एआई आ रहे हैं, तब एआई में कौन सी चीज अब वैलिड है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल है, ये हमारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सी चीज वैलिड है, लीगल है, कौन से नहीं है। तो अगर ये सारे चीज क्राइटेरिया टिक करते हैं तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अब हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले एक ऑफर बनता है, ऑफर अगर एक्सेप्ट होता है तो प्रॉमिस बन जाता है, अगर प्रॉमिस बनता है और उसमें कोई कंसिडरेशन भी है तो बहुत बढ़िया, और वो एग्रीमेंट बनेगा। और एग्रीमेंट अगर लीगली वैलिड है हर एक तरीके से, है ना, जैसे कि उसमें कॉम्पिटेंट पार्टीज थी, फ्री कंसेंट थे, लॉफुल टर्म्स के लिए किया गया, और वो एक्सप्रेसली वॉइड नहीं है। अगर कोई एग्रीमेंट जो है पहले से ही वॉइड है, इलीगल है, तो फिर वो तो बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें जब बनेगी तब कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये फ्लो चार्ट जो है आप हमेशा याद रखिए दिमाग में, और जो बातें मैंने आज आपको बताई अगर आप हल्का सा भी इसको सोचेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा और समझ में आ जाएगा। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, लीगल वैलिडिटी, कॉन्ट्रैक्ट। आखिर है क्या? कॉन्ट्रैक्ट इतना ही है। लेकिन इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ समझने के लिए मैंने आज आपको ये सब कुछ टर्म्स बताए, ये टर्म्स को हल्के में समझाया, क्या ऑफर है बस हल्के में बताया। लेकिन कितने प्रकार के ऑफर होते हैं, जैसे काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, है ना, इस तरह के बहुत प्रकार के ऑफर हो सकते हैं। कंसिडरेशन में बहुत प्रकार के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो हर एक चीज को डिटेल में अभी हम समझेंगे, क्योंकि सेक्शन जो है 74 तक जाना है। अभी तो हम सिर्फ सेक्शन 2 तक आए हैं, 3, 4, अभी 11 तक हमने जस्ट बेसिक देखा। तो हम अभी हर एक सेक्शन वाइज आगे तक हर एक लेसन को डिटेल में जब समझेंगे, और यहाँ हम लोग जब ये सीरीज चला रहे हैं इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट के सिर्फ 74 नहीं, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स है, इंडेमनिटी है, प्लेज है, हम हर एक चीज को कवर करने वाले हैं। तो आप जो है हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में ये सारे वीडियोस देखिए, और जो भी नोट्स हैं आपको बहुत जल्द जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप लिंक से सीधा डाउनलोड कीजिएगा। और जहाँ पे भी जो भी डाउट है या फीडबैक है थोड़ा दीजिएगा, कि हमारी कोशिश यही है कि आसान भाषा में लॉ को जो है लॉ के स्टूडेंट्स को समझाया जाए, या फिर जो जनरल पब्लिक है। देखिए अभी भी मैंने बताया आपको कि किसी को अगर लॉ नहीं पता है तो उसका समय बर्बाद होगा, अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता है तो जिंदगी में हम हर टाइम कॉन्ट्रैक्ट में लगे रहते हैं, कभी कुछ खरीदते हैं, कभी कुछ बेचते हैं, कभी कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना पड़ता है। तो ये जो ऐसी चीज है ना, ये हर किसी को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो वो कोई लीगल एक्सक्यूज ही नहीं है। तो हम लोग इसीलिए थोड़े आसान भाषा में, थोड़े लूजली इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हो सकता है कोई चीज आपको थोड़ा कठिन लगे, थोड़ा हार्ड लगे, तो एनीवेज आप जो है हमें डिस्क्रिप्शन में बताइए, आपका फीडबैक जो है हमें इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो आपको आज का दिन बहुत शुभ रहे, और आप नेक्स्ट वीडियो में क्लिक करके अगले लेसन्स को जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।